तो कल की क्लास में आपको कोई डाउट है? कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था इकोनॉमीज के बारे में, हमने देखा था। हमने ने हमने स्पेशली टाइप ऑफ हमने स्पेशली टाइप ऑफ इकोनॉमीज देखा था, जिसमें हमने बात करी थी सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। मैंने आपको बताया था फादर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एडम स्मिथ, एंड हिज बुक इज वेल्थ ऑफ नेशन विच वाज रोट इन 1776। ये बात हम कल कर चुके थे। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बताया था, जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सबसे ज्यादा और प्राइवेट प्लेयर्स का इंटरवेंशन सबसे मिनिमम होता है, दैट इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी। देन मैंने आपको बताया था मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी, जहां पर दोनों प्लेयर्स आइदर प्राइवेट और पब्लिक इक्वल कंट्रीब्यूशन करने के हिसाब में रहते हैं। जॉइंट वेंचर्स जहां पर होते हैं, दैट इज नोन एज मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमीज। फिर मैंने बताया था आपको ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड, ट्रेड के बेसिस पे मैंने आपको ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी बताया था। ओपन इकोनॉमी जहां पर ट्रेड बैरियर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगे, एंड सेकंड चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट थी ये थी हमारे पास कि इकोनॉमी जो जीडीपी है हमारे पास रिलाई करेगी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर। यहां तक हमारी बात हुई थी। फिर हमने क्लोज्ड इकोनॉमी के ऊपर बात करी थी, जहां पर हमारे पास उस देश को कोई मतलब नहीं है कि वो अपना एक्सपोर्ट करे या फिर इंपोर्ट करे, वो अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल है, सेल्फ सस्टेन्ड है, दैट इज नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी। एग्जांपल मैंने आपको दिया था इंडिया प्रायर टू 1991। देन हमारी बात हुई थी इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। हमने बात बोली थी डेवलप्ड इकोनॉमीज, डेवलपिंग इकोनॉमीज और लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज। डेवलप्ड में मैंने आपको बताया था वो नेशंस जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजीज भी बहुत ज्यादा अपग्रेडेड हैं, दैट कंट्रीज आर नोन एज डेवलप्ड इकोनॉमीज। ये एक डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। एक और डेवलप्ड नेशन की डेफिनेशन बताई थी जहां पर हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कोई भी हाइक नहीं आया है इन पास्ट 6 years इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेवलप्ड इकोनॉमीज। इसके कंपैरिजन में हमने डेवलपिंग इकोनॉमीज की बात करी थी, जहां पर अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है और चल रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पे नहीं आया है, और साथ ही साथ हम टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं बट उतनी एडवांस नहीं कर रहे हैं जितनी दुबई, यूएसए, यूके वाले पर्संस कर रहे हैं। तो दैट टाइप ऑफ इकोनॉमीज आर नोन एज डेवलपिंग इकोनॉमीज। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था चाइना एंड इंडिया। डेवलप्ड का दिया था यूके, फ्रांस, जापान, यूएसए, ब्रिटेन। ब्रिटेन इज अ पार्ट ऑफ यूके। तो ये चीज मैंने आपको कल एग्जांपल के थ्रू समझाई थी। देन मैंने आपको बोला था लीस्ट डेवलपमेंट नेशन, लीस्ट डेवलपमेंट नेशन, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जहां पर हम सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं, और सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स जहां पर बहुत ज्यादा लो होते हैं और वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी तक नहीं पहुंचा है, साथ ही साथ वहां पर टेक्नोलॉजीज है ही नहीं, आर नोन एज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको अफ्रीका। अफ्रीका में हमारे पास वेरियस एग्जांपल्स थे, पूरे पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ही। बुरुंडी भी उसमें एग्जांपल था, क्यूबा भी एग्जांपल था। तो दे हैव वेरियस एग्जांपल्स, इवन बांग्लादेश वाज इंक्लूडेड इन दैट। बट जो न्यू रिपोर्ट्स आई हैं उसमें बांग्लादेश इज इन डेवलपिंग नेशंस। ओके। तो ये बात आपको थोड़ी बहुत याद रखनी थी। इसके बाद हमने बात करी थी सेक्टर्स की, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर एंड क्वाटरनरी सेक्टर। तो हमने पांचों के पांचों सेक्टर्स की बात कर ली थी। आज हमें मूव करना है अपना आज हमें मूव करना है फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेट्स स्टार्ट। फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स, इंडियन इकोनॉमी इन द सेंस, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स को अगर हम देखना चाहते हैं तो वी कैन डिवाइड इट अंडर टू हेड्स। फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल हेड एंड सेकंड वन इज द मॉडर्न हेड। ट्रेडिशनल फीचर्स और मॉडर्न फीचर्स, दो हेड के अंडर हम इसे डिवाइड कर सकते हैं।
ट्रेडिशनल फीचर्स वो फीचर्स हैं जिसको हम देखा जाए पूरे ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो दे विल रिमेन सेम। लाइक अगर आपको किसी भी कंट्री के थ्रू पता करना है कि कंट्री कैसी है, तो सबसे पहले वहां पर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, वहां पर पर्सन की पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, हम वहां पर पॉपुलेशन की बात करते हैं, वहां पर हम परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करते हैं, हम वहां पर रिसोर्सेज एलोकेशन की बात करते हैं, हम वहां पर जेंडर इनइक्वालिटी और सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो ये जो फीचर्स हैं ट्रेडिशनल फीचर्स हैं ऑफ इकोनॉमी, नॉट ओनली ऑन इंडियन इकोनॉमी, नॉट ओनली ऑफ इंडियन इकोनॉमी बट ऑफ द बेसिक इकोनॉमी एज वेल। ये बहुत ही बेसिक फीचर्स हैं। मॉडर्न फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लान्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज प्लान्ड। आप फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 12th 5 ईयर प्लान तक जाइए तो वो क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी का हिसाब है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसा नहीं कि आपने सोचा और हो गया, यू मस्ट हैव अ प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो दीज आर द मॉडर्न फीचर्स, गॉट इट। सो let's discuss about the traditional features. Okay, first one is primacy of the agriculture. आपको सुन के थोड़ा सा धक्का लग सकता है बट ये असलियत है। इंडिया में 58% ऑफ पॉपुलेशन was engaged in primary sector. Earlier I was earlier I gave a earlier I gave you a basic idea and basic terms, that is 20.19% of the total GDP. कल मैंने आपको बताया था 20.19% ऑफ द टोटल जीडीपी कम्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, बट फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर इट इज ओनली 13.3%। ओके, 13.3% जो इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। दैट सिंपली मीन्स कि हमारी इंडियन इकोनॉमी में, आपको पता है प्राइमरी सेक्टर इज कंसिस्ट ऑफ फिशिंग, माइनिंग एंड वेरियस अदर थिंग्स जो कि हम नेचर से डायरेक्टली ले सकते हैं। हमारी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस सेक्टर में जुड़ी हुई है, जबकि इसका टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज जस्ट 20.19%। इट्स अ ट्रेडिशनल फीचर, और यही रीजन है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी स्टिल उस रेट से हाइक नहीं कर रही है जिससे चाइनीज इकोनॉमी हाइक करी थी वे बैक इन 1990s। सबसे आप ये देखिए, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया के सेकेंड 5 ईयर प्लान के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुड बी मेड, और इंडिया शुड हैव 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। हमने कब बात करी, 1957 में। स्टिल हमारे पास उस लेवल के पोर्ट्स नहीं फॉर्मुलेट हुए। चाइना ने यही सेम बात करी 1978 में, और विद इन 5 to 10 years उनके पास 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं थी। यही रीजन है कि उनका एक्सपोर्ट बहुत ट्रिमेंडसली इंक्रीज हुआ। आएगा भी ये भी, ठीक है। तो द थिंग इज प्राइमेसी ऑफ एग्रीकल्चर, the share of the agriculture in GDP is just 18%. This share is one of the highest Indian GDP. In India, other sector is also developing quite fast, but agriculture still remains most employable sector in the country. And agriculture's export was just only 13.3%. Got it? सबसे ज्यादा वर्कफोर्स लगी हुई है, ट्रेडिशनल फीचर्स। नेक्स्ट इज लो पर कैपिटा इनकम। ओके, देखो, इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। द मोर द पॉपुलेशन इज, द मिनिमम द रिसोर्स विल बी। देखो, रिसोर्सेज विल रिमेन सेम। अब आपके ऊपर है, आप 2 यूज करो या 4 यूज करो या पूरी क्रिकेट टीम के साथ यूज करो, इट विल डिपेंड्स ऑन यू। रिसोर्सेज विल रिमेन सेम। ज्यादा रिसोर्सेज मतलब ज्यादा रिसोर्सेज नहीं बना सकते हम, रिसोर्सेज सेम है, हम उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। अब देखो, इंडियन पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वर्कफोर्स नो डाउट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन वर्क तो विल रिमेन सेम ना, काम तो उतना ही है।
इंडिया में तो काम उतना ही है, तभी तो इंडिया वाले बाहर जा रहे हैं, बाहर के प्रोजेक्ट ले रहे हैं। अब काम सेम है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो लोग कम पैसे में भी करने को तैयार हो जाएंगे। एग्जाम्पल, आप दोनों के पास 50-50 एकड़ के खेत हैं, आप दोनों ने ही वहां पर अमरूद का बाग उगाया और दोनों ही अमरूद बेच रहे हो। आप दोनों की लागत 5 लाख रुपए पर एकड़ आई है, तो मतलब लगभग लगभग आपने 2 करोड़ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट तगड़ा कर रखा है। आप जो बेचोगे मिनिमम आप कितने में बेच सकते हो? लगभग 2.5 करोड़ में चीजों को। बट स्टिल, अब आपको पता है कि अगर आपने समय पे नहीं बेची तो वो चीज खराब हो जाएगी। अब मैं यहां पर आके बोल रहा हूं मैं तो सिर्फ 2 करोड़ दे सकता हूँ, आपको 50 लाख का सीधा सीधा घाटा है, बट स्टिल आप बोलोगे कि भाई तू ले जा, क्योंकि 2.5 करोड़ के घाटे होने से अच्छा है कि 50 लाख का ही घाटा हो जाए। यही सेम कंडीशन इंडिया में उठ चुकी है। हमारे यहाँ वर्कफोर्स इतनी ज्यादा चीप हो चुकी है कि बाहर के जितने भी क्लाइंट्स हैं वो हमारे पास प्रोजेक्ट देते हैं, बट स्टिल हमारे पास लो पर कैपिटा इनकम है। याद रखिएगा, ये एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है। देखिए, लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इज वन ऑफ द मेजर डायलेमा इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। Due to lowering level of the per capita income, it gave rise to the poverty in India. Got it? जितनी ज्यादा कम इनकम, उतनी ज्यादा कम परचेजिंग पावर पैरिटी, उतनी ज्यादा कम आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी, जितनी ज्यादा कम आपकी इनकम। ये चीज आपको क्लियर रहना चाहिए। और अगर आप कुछ खरीद ही नहीं पाओगे तो आप गरीब ही तो रह जाओगे। तो लो पर कैपिटा इनकम टेंड्स टू पॉवर्टी इन इंडिया। गॉट इट? इसमें कोई डाउट है आपको? अच्छा, ये याद रखिएगा, ये लिखने के काम आएंगे, ये दे आर जस्ट पॉइंट्स। आपको इसमें अपने आप से न्यू डेटाज इंक्रीज करने हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज रूरल इकोनॉमी। आपको पता होगा, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट में बताता हूं। हमारी इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है। हमारी इकोनॉमी वे बैक इन 1951 तब से लेकर अभी तक रूरल इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी का 67% पीपल कम्स फ्रॉम हेल्ड फ्रॉम रूरल एरियाज। हम देखो, हम अभी भी गांव को स्मार्ट नहीं बना पाए हैं। यही रीजन है कि हम एक्सपोर्ट में अभी भी नंबर 1 नहीं है। हमारे पास दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी एग्रेरियन लैंड है। लूसेंट किताब उठाएंगे आप तो वहां पर ये चीज लिखी हुई है, 2017 के आंकड़े वहां पर दिखाए हुए हैं। यूएसए की जियोलॉजिकल सर्वे बोलता है कि इंडिया के पास सबसे ज्यादा बड़ा एग्रीरियन लैंड है, बट स्टिल हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हम चीजों को इंपोर्ट करते हैं। ये चीज याद रखिएगा। तो बाकी डेवलप्ड इकोनॉमीज की अगर हम बात करते हैं, तो डेवलप्ड इकोनॉमीज का पहला फंडा यही होता है कि वहां पर रूरल इकोनॉमीज नहीं है, अगर है तो बहुत ही ज्यादा कम है। यही एक बहुत मेजर रीजन है कि इंडिया इन अभी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज में नहीं है। स्टिल वी आर इन डेवलपिंग स्टेज। याद रहेगी ये बात। इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन? 67% पॉपुलेशन वाज स्टिल लिविंग इन रूरल एरियाज। अच्छा, इस पॉइंट को यहां से स्टार्ट मत करना, अगर आप मेंस में कभी लिखने जाओगे इस पॉइंट को, स्टार्ट फ्रॉम द कोट ऑफ गांधी। हमारा देश गांव में बसता है। फिर आप बोलना कि लेकिन वर्ल्ड रिपोर्ट जो है हमारे पास, यूएन की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, वो साफ बोलते हैं कि गांव डेवलप नहीं होते इतनी इजीली। तब जाके ये आंकड़ा देना, समझ रहे हो? ये कैची लगती है लाइंस, तब जाके आपको नंबर मिलते हैं, इससे पहले नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट इज हाई पॉपुलेशन कंटिन्यूअस एंड द फास्ट राइजिंग पॉपुलेशन। ओके, आपको जैसे मैंने अभी भी समझाया कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन राइज करेगी, जितनी ज्यादा हमारे पास पॉपुलेशन होगी, उतना ज्यादा हमारे पास रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन पड़ेगा। हमारी इंडियन पॉपुलेशन को देखिए, 2001 से लेकर 2011 तक 17.64% के रेट से वो इंक्रीज करी है। NHFC
सो ये NHFS सर्वे 5 हेल्थ सर्वे होता है हमारे पास ये, उसके हिसाब से अभी हमारे पास फर्टिलिटी रेट 2 समथिंग आया है। पहले फोर्थ में 2.1 था, नाउ इट्स 2। दैट सिंपली मीन्स कि हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट, कि हम दो जाएंगे तो हमारे पास हमें रिप्लेस करने के लिए 2% आ जाएंगे। उससे पहले हमारे पास फर्टिलिटी रेट कितना था गांव में जेन्युइनली? शहर की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, शहर में तो 2 और 3 ही था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। गांव में अगर 7-8 बच्चे नहीं हैं किसी एक फैमिली में, तो वो फैमिली को फैमिली नहीं मानते थे। ये तो ऐसे ही है कि जितने भी बड़े से बड़े पर्सन आप देख लीजिए, जितने भी नेशनल इंडिया, इवन इंडियन नेशनल स्ट्रगल में जितने भी पर्सन हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सुभाष चंद्र बोस, इवन गांधी ऑल्सो, ही वॉज नॉट इन फर्स्ट 2 चाइल्ड्स ऑफ देयर पेरेंट्स, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें। इवन विवेकानंद, जितने भी आप हायर पर्सनालिटीज मान लीजिए, वो भी हमारे पास टॉप 2 की कैटेगरीज में नहीं है। ठीक है, तो दीज आर सम एग्जांपल्स। तो जितने भी शादी हो जाए तो जितने करना चाहो उतने करो वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ओके। तो मैंने आपको बताया कि जितनी हमारे पास हायर पॉपुलेशन होती जाएगी, उतना हमारे पास रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेस होगा, उतना ज्यादा स्पीड से हमारे पास हमारे रिसोर्सेज खत्म होते चले जाएंगे। याद जाएगा, इट इज अगेन अ ट्रेडिशनल फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हाई है। आप ये मान के चलिए, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो हर 6 में से एक इंसान इंडियन होता है। वी हैव जस्ट 2.4% ऑफ द टोटल लैंड मास एंड having 18% of the total population of the world. Just a common fact. Okay. Now, next is unemployment in India. Okay. देखो, याद रखना, अनएम्प्लॉयमेंट से एक और चीज याद रखिएगा, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूं मैं आपको। इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट लास्ट ईयर था, पिछले 46 इयर्स की हिस्ट्री में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ये चीज यहां नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि ये भी रिसेंट वाली न्यूज है, करंट अफेयर वाली न्यूज है। यहां पर हम आपको सिर्फ एनसीईआरटी की लाइंस मिलेंगी। There is a huge amount of workforce, but employment opportunities are few. In such situation, it becomes very difficult to provide employment to everyone. Due to more population engaged in agriculture sector that is needed, it affects and productiveness of the country. In India, more human resources is engaged in agriculture than in any other sector. That simply means कि हमारे पास जितनी भी वर्कफोर्स है वो और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकती है अगर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाए, सर्विस सेक्टर में जाए। आप ये खुद देखिए कि एक एग्रीकल्चर वाले पर्सन की, लाइक एक अगर हम फार्मर की बात करते हैं, तो हाउ मच दे अर्न, हाउ मच दे अर्न, इट डिपेंड्स ऑन द लैंड दे हैव। 1 एकड़ है, कुछ नहीं कमाता है, जिंदगी उसकी वहीं पे खत्म हो गई है। 5 एकड़ है, थोड़ा बहुत मिल जाता है। 50 एकड़ है, तब वो आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये है जिससे हमें शादी करनी है, या फिर इसकी लड़की से हमें शादी करनी है वाला कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो? आपने देखा होगा जितने भी हरियाणा वाले हैं, उन सबके पास थार फॉर्च्यूनर्स होती है। रीजन बिहाइंड इज गुड़गांव, रीजन बिहाइंड इज गुड़गांव। जब तक गुड़गांव स्टेब्लिश नहीं हुआ था, नोएडा नहीं बना था, तब तक उनके पास कुछ नहीं था। सारे जाटों की जितनी भी जमीनें हैं वहां उस वाली नोएडा वाले एरियाज में आई, उनको उनकी जमीन से 60 गुना 70 गुना ज्यादा पैसा मिला। 1 लाख की होगी तो 1 करोड़ मिला, 100 गुना ज्यादा। तो इतना पैसा वो हजम नहीं कर पाए, क्या क्या करेंगे हम? उठाया, गाड़ियां ले ली। समझ रहे हो? अभी क्या होता है, पैसा खत्म, हजम हो गया पैसा, अब कहाँ जाएगा? इकोनॉमी में लग गया, गाड़ियां खरीदी, इकोनॉमी में दोबारा लग गया पैसा। अब वो बार बार जमीन पे बैठ जाते हैं कि हमें हमारी जमीन के उच्च दाम नहीं मिले थे, उचित दाम नहीं मिले थे। अब गवर्नमेंट को कहते हैं या तो हमारी जमीन वापस करो या फिर उचित दाम दीजिए। गवर्नमेंट फिर उचित दाम देते हैं उन्हें उसी पुरानी जमीन के ऊपर, फिर नई गाड़ियां आती है। साइकिल समझ रहे हो आप? ये रीजन है कि वहां पर इतना ज्यादा लोगों जो कुछ नहीं करता उसके पास भी बहुत तगड़ा पैसा है वहां पे। इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। ओके, सो नाउ
यहां पर आपको समझ में आया अनएम्प्लॉयमेंट का कंडीशन। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में है, अच्छा खासा है, ये चीज आप याद रखिए। बट हमारी जो मैक्सिमम वर्कफोर्स है, दे वर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर उसे हम वहां से निकाल सकें, उसकी जगह पर हम मशीनरी इंट्रोड्यूस करें, तो हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड नंबर 1 है। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स, एक्टिव वर्कफोर्स इंडिया के पास है। गॉट इट? नाउ, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एग्जांपल बहुत अच्छा लेकर आया हूं मैं। अडानी जी एक दिन के 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं। कितने? 1600 करोड़ रुपए बस। आप कितने कमाते हैं? आप लोग कितना कमाते हैं? दिन के 100 रुपए, 500 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं। कॉमन बात है। दैट सिंपली मीन्स एक पर्सन के पास 1600 करोड़ है एक एक दिन का, और एक आप लोग हैं जिनके पास 500 रुपए है एक दिन का, वो भी है नहीं है, कुछ पता नहीं है अभी, है ना? तो दिस इज इनकम इन इक्वालिटी। सोशल कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, चलो। अडानी जी जिस पार्टी में जाते हैं, उस पार्टी में 4 चांद लग जाते हैं। 4 भी छोड़ो ना, 5 ही लग जाते हैं। 5 स्टार, 5 सितारा होटल में गए, 5 ही स्टार लग गए उनके ऊपर, क्योंकि अडानी आए हैं। आप लोग तो मुझे लगता है कि आजकल शादी ब्याह में जाने से भी बचते होंगे कि कोई पूछ लेगा क्या करते हो। दिस इज सोशल इनइक्वालिटी। इकोनॉमिकल हो गई, सोशल हो गई, जेंडर की तो बात ही मत करो। यूपीएससी का अगर 32 एज हो गई, सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए, लड़की की शादी, लड़के का क्या? देखो बहुत सिंपल है। लड़कों का क्या होता है आफ्टर 32 ऑफ एज, जब यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट खत्म हुए हो, तब क्या कर सकते हैं? दे विल हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट। तो वो अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश कर लेते हैं, जैसे डायरेक्टर सर ने स्टैब्लिश किया अपना खुद का बिजनेस, है ना? अ काइंड इन अ फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन। गॉट इट? और कुछ मैम? ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखो, इनकम इनइक्वालिटी की एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, सोशल का भी दे चुका हूँ, और मैं इकोनॉमिकल का भी आपको एग्जांपल दे चुका हूँ। जस्ट कंपेयर किया है मैंने आपको बिजनेस टाइफून के साथ। नेक्स्ट इज द अगेन नेक्स्ट पार्ट इज मॉडर्न फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मॉडर्न फीचर में पहला पहला फीचर जो है, दैट इज द प्लान्ड इकोनॉमी। हमने जो प्लानिंग ली है, वो हमने ली है ईस्ट वाइल यूएसएसआर से। गॉट इट? यूएसएसआर मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका हूं कि क्या रीजन थे, क्या मेजर रीजन थे। ये सबसे बड़ा रीजन यही था कि 1930 का जो रेसेसेंस था, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है। यूएसएसआर, सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमी है, वो ट्रिमेंडसली इंक्रीज कर रही है। तो हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी उस टाइम के हमारे ईस्ट वाले कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, वो उस टाइम पे अपने यंग एज में थे। तो उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी को वहां से चूज किया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, द फेज ऑफ द प्लान्ड इकोनॉमी स्टार्टेड फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ओके, दोबारा याद रखिएगा, प्लानिंग कमीशन वाज स्टार्टेड इन 1951 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ केसी नियोगी कमिटी। ओके, बार बार हर बार बोलता हूं क्योंकि ये पेपर में आता है। ठीक है? प्लानिंग कमीशन एंड प्रिपेयरिंग अ 5 ईयर प्लान इन बिटवीन 1951 टू 2017। बट याद रखिएगा, 2017 वाज लास्ट 12th 5 ईयर प्लान। बट 2015 में ही 1 Jan को ही
Planning Commission was replaced by the Niti Aayog. Okay, Planning Commission was replaced by Niti Aayog. That is 1st Jan 2015. So 12 5-year plans have been prepared so far. Niti Aayog was established on the 1st January 2015. At present, this organization is responsible for preparing both short-term plan and long-term development plans. Earlier क्या होता था, हमारी जो प्लानिंग है इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 5 years. कभी 5 year प्लान फेल हुआ तो हमने रोलिंग प्लान लेकर आ गए, एक एक साल वाले प्लान. लेकिन हमने प्लान कंटिन्यू रखा, हमारी प्लानिंग कंटिन्यू रही. अभी क्या है, अभी नीति आयोग है, वो शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर भी फोकस करता है. मतलब दे हैव अ प्लानिंग फॉर 1 year ऑल्सो, बट वो एक बहुत दूर तक की सोच रखता है, दूरदृष्टि रखता है. उनके पास 25 year का भी प्लान है. आप देखिए अमृत काल, हर जगह आकर हमारे पास मोदी जी यही बोलते हैं, हम अमृत काल में एंटर हो चुके हैं. दैट सिंपली मीन्स नेक्स्ट 25 years इज क्रूशियल फॉर द इंडियन इकोनॉमी. यहां पर वो क्या बताना चाहते हैं कि हमारे पास 25 साल का फुल प्रूफ प्लान अवेलेबल है, आप इसके बस मूव कीजिए. वो यही तो बताना चाह रहे हैं आपको बार बार. दैट सिंपली मीन्स कि नीति आयोग जो है शॉर्ट टर्म प्लान्स के साथ साथ लॉन्ग टर्म प्लान्स भी रखता है. लॉन्ग टर्म प्लान्स इन अ टर्म ऑफ 5 years, 10 years, 15 years, 20 years and 25 years. Got it? So this is our first modern feature of Indian economy, and second is the industrialization या फिर industrial development. In many 5 year plans, establishment of the industrial plan gave rise to the industries development in India. In the year 1991, the process of liberalization, privatization, and globalization also began for development, along with the initiation of new economic policy. This gave rise to the industrial development in India. Okay, industrialization is again another feature of the modern Indian economy. Okay, अगर हम बात करते हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड की, they are responsible for the industrialization in very short term, in very short manner. हमारी फर्स्ट जो फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है वो 1904-5 में स्टैब्लिश होती है. मॉडर्न इंडिया में आप लोगों को पढ़ाया होगा. फर्स्ट टाइम जो ट्रेड यूनियन हमारे पास स्टैब्लिश होती है वो 1919 में स्टैब्लिश होती है. अगेन मॉडर्न इंडिया में आप लोगों को पढ़ाया होगा. हम जो इकोनॉमिक प्लानिंग की बात करते हैं तो विश्वेश्वरैया प्लान हमारे पास सबसे पुराना होता है. अगेन आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा. बॉम्बे प्लान, गांधीन प्लान, सर्वोदय प्लान, ये सब हमारे पास बिफोर इंडिपेंडेंस आते हैं. आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी खुद की गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन के साथ मिलकर 5 year प्लान्स लेकर आती. ये चीज आपको क्लियर है. यहां पर हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रीज के बारे में. ऑल दो ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने की सोची, बट हमारे यहाँ नहीं. हमारे यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेते थे, अपने यहाँ ले जाते थे, वहां प्रोसेस करते थे, वहां इंडस्ट्रीज बनाते थे और वहां का फाइनल प्रोडक्ट लाकर फिर बेच देते थे. दैट सिंपली मीन्स कि हमारे यहाँ सिर्फ सर्विस सेक्टर था, हमारे यहाँ सिर्फ प्राइमरी सेक्टर था, हमारे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर मिसिंग था. यही रीजन है कि 1948 की पॉलिसी में थोड़ी सी ढील दी गई, बट 1956 की पॉलिसी में हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी के गेट टोटली क्लोज कर दिए. हम ओपन इकोनॉमी से क्लोज्ड इकोनॉमी में चेंज होते हैं 1956 में. फर्स्ट 5 year प्लान में हमारा फोकस होता है ऑन एग्रीकल्चर, सेकेंड 5 year प्लान में हमारा फोकस होता है ऑन इंडस्ट्रीज. गॉट इट? ये चीज याद रखिएगा. सो यहाँ जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारी 5 year प्लान्स की पॉलिसीज में हर बार हमने इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ बेटर दिया. हमने हर बार आईआईटीज बनवाने के लिए कोशिश करी, हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाने के लिए कोशिश करी, हमने बहुत मेजर हॉस्पिटल्स बनाने के लिए कोशिश करी. तो कहीं ना कहीं हमने इंडस्ट्री को पुश ऑन किया. तो अगेन इट इज अ मॉडर्न फीचर, जस्ट बिकॉज हमारे पास ब्रिटिश टाइम पीरियड पे ये फीचर अवेलेबल नहीं था. प्लानिंग भी अवेलेबल नहीं थी, ना ही ये फीचर अवेलेबल था. तो दैट्स व्हाई इट इज काउंट इन मॉडर्न टाइप ऑफ फीचर्स. सो अब ये याद रखिएगा, ये एक लाइन है, इसको आप रट लीजिए. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं भी आपसे पूछा जाएगा, यू शुड गिव दैट लाइन इन इंट्रोडक्शन. ओके,
In economic growth, the concept of social justice and fair distribution is termed as economic development. Got it? देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोशल जस्टिस। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, एससी विल रिमेन एससी, उनकी उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या फायदा? ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या फायदा? एग्जाम्पल के लिए, हमारे पास हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारे पास पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बढ़ ही रही है, हर साल बढ़ रही है। आपकी जेब में कितना आ रहा है? क्या आपकी इनकम बढ़ रही है? ये तो वही चीज है कि बड़े बड़े बिजनेस टाइफून्स की इनकम बढ़ रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट की इनकम बढ़ रही है, आपकी जेब में तो नहीं आ रहा है। यहां तो गैप ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। रिचर विल बिकम मोर रिचर, रिच विल बिकम मोर रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअर। यही हो रहा है। तो ये क्या चीज है? ये हमारे यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है, जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ तो है बट सोशल जस्टिस नहीं है, ना ही फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। गॉट इट? तो यहां से याद रखिएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब टर्म किया जाता है? जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो बट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ सोशल जस्टिस भी प्रिवेल होना चाहिए। गॉट इट नाउ? तो हम कैसे बता सकते हैं कि कोई कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में फिट हो रही है या नहीं हो रही है? हम कैसे बताएंगे? तो हमारे पास कुछ फीचर्स दिए हैं एनसीईआरटी, लाइक हम कुछ इंडेक्सेस दिए हैं। इन इंडेक्सेस की हेल्प से हम किसी कंट्री को कोट करेंगे वो कहां रिलाई कर रहा है, कहां रिलाई कर रहा है। जैसे ही हम कोट करेंगे तो हम बता सकते हैं इट इज डेवलप्ड इकोनॉमी, इट इज डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी। व्हाट इज? ये पूरे आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बार आया है। गॉट इट? तो हेडिंग डालिए एचडीआई, हेडिंग डालिए एचडीआई, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लिखिए, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP introduced the HDI in its first human development report. In its first human development report, prepared under the prepared under the leadership of prepared under the leadership of Mehboob ul Haq, Mehboob MAHBUB ul Haq HAK, sorry HAQ Haq, महबूब उल हक इन 1990। प्लीज इस नाम को साथ में ईयर को याद कर लीजिएगा, ये आपको बैंकिंग में भी पूछा जाता है। ठीक है? पाकिस्तानी है ये पर्सन। नेक्स्ट इज एचडीआर 1919 डिफाइंड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द प्रोसेस defined human development as a process defined human development as a process of widening WIDE widening people's choice as well as rising the level of well-being as well as rising the level of well-being rising the level of well-being. Okay, next is it depends on three indicators. It depends on three indicators. First is
लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी इज नॉट कंसीडर, इसमें इंपॉर्टेंटली लिखिएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी इज नॉट कंसीडर as a separate indicator in this index. Thus, life expectancy refers to the expectancy at birth, not at the age of 1, not at the age of 1. Next is educational attainment. Educational attainment. It is combination of, importantly लिखिएगा, इसके अंदर भी दो फैक्टर्स हैं, ओके. It is a combination of adult literacy rate. It is a combination of adult literacy rate and combined enrollment ratio and combined enrollment ratio. The weight assigned to adult literacy rate is the weight assigned to adult literacy rate is two-third, while the combined enrollment ratio is one-third. While the combined enrollment ratio is one-third. Next is standard of living. Standard of living. It represents by the concept of purchasing power parity. It is represented here by the concept of purchasing power parity. Per capita income is converted into purchasing power parity. Per capita income is converted into purchasing power parity. In terms of US dollar. In terms of US dollar. It is also known as GDP, sorry, GDI, not GDP. Sorry, GDP. It's GDP index. GDP index. ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि क्या स्केल है, मतलब इसका परचेजिंग पावर पैरिटी में के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का क्या स्केल है. तो इसमें लिख लीजिए, एक लाइन और ऐड कर लीजिए. द वैल्यू ऑफ HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, द वैल्यू ऑफ HDI is scaled on 1 to 0, is scaled on 1 to 0, 1 dash 0, where 1 represents the best and 0 represents the worst.
सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। उससे बात करते थे। हाँ सर आ रही है। Was launched by UNDP. Was launched by UNDP and Oxford Poverty Human Development Initiative. Oxford Poverty and Human Development Initiative, ये लीजिए भैया, in 2010. In 2010, multi-poverty index idea idea that is based on idea that poverty is not unidimensional. On idea that poverty is not unidimensional. Rather, it is multidimensional. देखो ऐसा नहीं है ना कि खाली इनकम आ रही है। कुछ आपने लिचड़ ऐसे भी देखे होंगे जिन पे पैसा बहुत है लेकिन वो अपने ऊपर लगाते नहीं है, है ना। बहुत देखे होंगे आपने जिनका बर्थडे चला जाता है पर वो पार्टी नहीं देते, है ना। और पार्टी के लिए जगह भी कौन कौन सी लेके चलते हैं, शमशान घाट टाइप। तुम्हें पार्टी चाहिए, चलो शमशान घाट टाइप, ऐसे वाले लिचड़ देखे होंगे। तो वो असली में गरीब ही हैं। बहुत है। आप मुंबई में देख लीजिए, एक वड़ा पाव वाला है, 3 करोड़ रुपए मिले हैं उसको। रहता कहाँ है? गली में। एक साधु थे अभी बाईपास यहाँ के। आई थिंक उनका, नहीं नहीं नहीं, एक मुंबई में एक भिखारी था। उसका सबसे पॉश एरिया में फ्लैट था। उसका काम और धंधा क्या था? भीख मांगना। तो पॉवर्टी है। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पॉवर्टी यूनिडायमेंशनल नहीं है। अगर आप नहीं कमा रहे हो इसका ये मतलब नहीं है कि आप तभी आप गरीब हो। आप कमा रहे हो उसके बाद भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे हो, तो वो भी गरीबी है। आप बहुत अच्छा कमा रहे हो पर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है। एग्जाम्पल, आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, मान लेते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे 1 लाख रुपए कोई मायने नहीं रखता है, बट हाँ मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए आपकी इनकम है। आप रोज डोसे वाले की दुकान के आगे से बाहर यूं देखते हुए जाते हो कि काश मेरी सैलरी 10 लाख रुपए होगी तब मैं जाके डोसा खाऊंगा। तो वो भी अ काइंड ऑफ गरीबी ही है। ठीक है, आपकी इनकम है 1 लाख रुपए, आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो अच्छे स्कूल में, बट यू आर बी लाइक, जब मेरी इनकम 25 लाख रुपए होगी तभी मैं इन्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा, अभी आंगनवाड़ी चलो।
अगेन इट्स अ काइंड ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। समझ रहे हो? आपने शादी करी, शादी करने के बाद आपके बेबी हुआ, बेबी होने के बाद अपनी वाइफ को आप रोज अच्छा अच्छा खिला सकते हैं, बट आप क्या सोच रहे हैं जब ज्यादा पैसे होंगे तब खिलाऊंगा? अगेन इट्स अ काइंड ऑफ पॉवर्टी। और ये सारी डायमेंशंस हैं जो कि हम मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में इंक्लूड करते हैं। कोई भी मैंने हवा में नहीं बोली है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज इंक्लूडिंग इन इट, एजुकेशन इज इंक्लूडिंग इन इट। ओके, सो आगे लिखिए। द इंडेक्स शोज द प्रोपोर्शनल proportion the index shows a proportion of poor people and average number of deprivation, deprivation each poor person experience at the same time, each poor person face at the same time। लिखिए। मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स include 3 dimensions and 10 indicators, includes 3 dimension and 10 indicators। सो फर्स्ट आप डायमेंशन लिखिएगा, एजुकेशन। एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर जो हमारे पास इंडिकेटर है दैट इज ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड एनरोलमेंट। ईयर ऑफ स्कूलिंग, भैया बहुत बुरी बात है, ईयर की स्पेलिंग EAR लिख रहे हैं भैया। ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड चाइल्ड एनरोलमेंट। नेक्स्ट लिखिए, हेल्थ। हेल्थ एज अ another dimension, okay, includes child mortality rate, includes child mortality rate। अच्छा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, चाइल्ड मोर्टेलिटी आउट ऑफ 1000 जो पर्सन, मतलब जो बेबीज नहीं जी पाए विद इन अ ईयर ऑफ वन, ये तो नहीं लिखवाना है ना, ये तो आप लोगों को पता है। ठीक है, लिखवा देंगे। एंड सेकंड इज, इसमें अंदर ही लिखिएगा सेकंड डायमेंशन, सेकंड इंडिकेटर इसके अंदर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन व्हाट? विद इन हेल्थ, देखो याद रखिएगा 3 इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स में एजुकेशन है, हेल्थ है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है। लेकिन हम अगर बात करते हैं कि सॉरी 3 डायमेंशन है, इंडिकेटर्स 10 है, तो 10 के 10 इंडिकेटर्स लिखवाने पड़ते हैं, आते हैं हमारे पास मैच करने के लिए। तो न्यूट्रिशन इज द अनदर इंडिकेटर इन हेल्थ। थर्ड इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज अ डायमेंशन, ओके। राइट द इंडिकेटर्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, कंजूस, हम रहेंगे लेकिन हम बिजली यूज नहीं करेंगे। होते हैं ना घर में पिताजी, फालतू लाइट जल रही है बंद करो, तो वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कहीं ना कहीं रिलाय कर रहे होते हैं। ओके, लिव इट। नेक्स्ट लिखिए इसमें, फ्लोरिंग। फ्लोरिंग, गांव में आप जब जाएंगे तो वहां पर गोबर से लीपा जाता है। नेक्स्ट इज फ्लोरिंग। थर्ड इज ड्रिंकिंग वाटर। फ्लोरिंग, फ्लोरिंग, देखो हम गांव में जाते हैं तो वहां पर हमारे पास कावडंग से भी लिपा जाता है हमारे पास पूरा फ्लोर। और अगर हम शहर में रहते हैं तो वहां पर हमारे पास मार्बल्स भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल क्लास पर्संस की, तो वो सीमेंट से ही हमारे पास फ्लोरिंग बनाते हैं। तो इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। गॉट इट? नेक्स्ट लिखिए, ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट इज सैनिटेशन। लिख लीजिए आप कितने पेज छोड़ने हैं उसमें। सैनिटेशन,
नेक्स्ट इज कुकिंग फ्यूल। कुकिंग फ्यूल, यही रीजन है कि उज्ज्वला योजना में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूमरस सिलेंडर्स बांटे थे। बहुत रीजंस हैं हमारे पास मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कम करने के लिए, लेकिन समय के साथ साथ ये इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। इंडिया की रैंक स्टिल हमारे पास 111 है आउट ऑफ 125 इन रिसेंट ईयर्स। हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर भी। सो लिव इट, आगे लिखिए पहले। एंड एसेट्स। एसेट्स, आई थॉट 10 के 10 इंडिकेटर्स हो चुके हैं थ्री डायमेंशंस के अंडर। गॉट इट, नेक्स्ट लिखिए। अ पर्सन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट बन सकता है। अ पर्सन इज मल्टी डायमेंशनल पुअर if he or she if he or she is deprived in one third if he and she is deprived in one third or more of the weightage of indicators। इसमें नेक्स्ट लाइन लिखिए। those who are deprived of one half or more those who are deprived in one half or more of the weightage are considered as living in extremely are considered as living in extremely multidimensional poverty। देखो, जो मैंने आपको 10 इंडिकेटर्स लिखवाए हैं, अगर आप उसमें से किसी भी तीन पे खड़े उतरते हैं तो हाँ, आप मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं। अगर आप 1/5 मतलब 1/2 5 इंडिकेटर्स पे खड़े उतरते हैं तो आप मान के चले कि आप बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। आपके पास घर है, एसेट, अगेन घर है नहीं है वो भी हमारे पास डिपेंड करता है। आपके पास उस घर में फ्लोरिंग कैसी है वो भी डिपेंड करता है। आपके उस घर में टॉयलेट है या नहीं है सैनिटेशन के लिए वो भी डिपेंड करता है। उस घर में ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है। आप कितने साल तक स्कूल में गए हैं, आपने किस एज में स्कूल में एनरोल किया था, आपके यहाँ पर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कितना है, उन पर्संस को, उन बच्चों को कितना हमारे पास न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है। ये 10 इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि कोई पर्सन मल्टी डायमेंशनली पुअर है या नहीं है। कोई भी तीन इंडिकेटर्स फुलफिल होते हैं देन यू आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। कोई भी 5 इंडिकेटर या 5 से ज्यादा इंडिकेटर्स फुलफिल हो जाते हैं देन यू आर लिविंग इन एक्सट्रीम पुअर कंडीशन। वर्ल्ड लेवल के हिसाब से इंडिया में तो गरीबी मानते ही नहीं है हम। इंडिया में क्या है, इंडिया में तो जब तक माँ बाप पाल रहे हैं पाल रहे हैं, जब छोड़ देंगे तब असलियत में पता चलेगा गरीबी होती क्या है। जबकि यूएसए का कॉन्सेप्ट सिंपल है, कार नहीं है मतलब गरीब हो। सिंपल कॉन्सेप्ट है उनका। हमारे यहाँ क्या है, खाना मिल रहा है ना, खाना मिल जब तक मिल रहा है तब तक तुम अमीर हो। इफ योर इनटेकिंग कैपेसिटी इज मोर देन 2400 कैलोरीज then you are not included in poor section of the society। डिफरेंस है। वहां पर वो इनकम को देखते हैं, हम यहाँ पर खाने को देखते हैं। खाना तो आप कहीं से भी कंपेयर कर सकते हो, कहीं से भी कंज्यूम कर सकते हो। मान के चलो आपके घर के बगल में गुरुद्वारा है तो आप तो कभी पुअर होंगे ही नहीं इस हिसाब से, और कुछ आपको मिलेगा भी नहीं। देन यू आर इंक्लूड इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एसेट नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर आप कंज्यूम कर लेते हो गुरुद्वारे से मान के चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, स्कूलिंग नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, नेचुरल न्यूट्रिशन मिल जाएगा आपको, स्टिल आप 7 इंडिकेटर्स पे फेल हो जाते हो। गॉट इट। इसमें लाइन लिखिए एक लास्ट। इंडिया रैंक 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज इन 2023। 11 आउट ऑफ 123 इन 2023। डन। नेक्स्ट लिखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट लिखिए
वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ओके, तो अभी तक हमने दो इंडिकेटर्स देखे, मतलब दो हमने इंडेक्सेस देखे। पहला इंडेक्स था हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। अगेन ये दोनों के दोनों जो भी हमने अभी देखे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हमारे पास UNDP रिलीज करता है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, इट वाज रिलीज फ्रॉम 1990। अगर हम बात करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की, इट इज रिलीज फ्रॉम 2010। लेकिन अब दुनिया में गरीबी का जो रेखा है वो हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ इनकम की डिस्पैरिटी पे तो नहीं देख सकते। वहां के लोग कितने खुश हैं ये भी तो देखा जाना चाहिए। हो सकता है कि लोग कम कम इनकम रहने के बाद भी ज्यादा खुश रहते हो, जैसे हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है। इंडिया की इंडिया टिल 1990 ज्यादा अमीर नहीं था, बट स्टिल यहाँ की पॉपुलेशन अपने आप में खुशनुमा थी। जितना ज्यादा पैसा आ रहा है उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी भूटान के राजा 1972 में समझ गए थे। तो उन्होंने बोला कि हमें पैसों के दम पे नहीं चाहिए, हमें पॉवर्टी नापनी है तो हम नापेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के दम पे। हम देखेंगे हमारे पास कितनी ग्रीनरी है, हमारे पर्सन्स कितने हैप्पी हैं। हमें गरीबी देखनी है हैप्पीनेस के दम पे। हमारे लोग जितने हैप्पी हैं उतने हम ज्यादा तंदुरुस्त हैं, उतने ज्यादा हम वेलबींग हैं, तो हम उतने ज्यादा कैपेबल हैं ऑफ डूइंग वर्क। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास, हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जो है हमारे पास, दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द भूटान। याद रहेगा, लिखिए। द फेस ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय द फेस वर्ल्ड, द फेस PHRASE phrase gross national happiness was first coined by fourth king of Bhutan, Jigme, JIGME, Jigme Wangchuk, WANG Wangchuk, CHUCK Wangchuk, Jigme Wangchuk in 1972. In 1972, the concept implies that sustainable development should take the concept implies that sustainable development should take a holistic approach towards notation of progress and give equal importance to non-economic aspect and give equal importance to non-economic aspect of well-being non-economic aspect of well-being। जरूरी नहीं है जिससे पैसा आएगा पैसे से ही खुशी आएगी। आप देखो ना, दिल्ली वाले क्यों आते हैं यहाँ पर, पैसा तो उनके पास बहुत है, वो यहाँ सिर्फ ग्रीनरी देखने आते हैं। हर सैटरडे संडे वो क्यों आ जाते हैं यहाँ पर, अपना पैसा खर्च करने के लिए। उनको पीस मिलता है यहाँ आकर, एक्चुअली में उन्हें शुद्ध हवा मिलती है यहाँ आकर। आप दिल्ली जाइए, दिल्ली में जब आप एंटर करोगे इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब दिल्ली से वापस आते हुए आप देहरादून में एंटर करोगे, जैसे आप मोहन पास क्रॉस करोगे, जिसे आप मोहन बोलते हैं, है ना, जैसे आप मोहन क्रॉस करेंगे आपको अलग ही तृप्ति मिलेगी, अलग ही, मतलब यहाँ की हवा इतनी शुद्ध मिलती है, हमें मतलब सांस लेके मजा आता है। और वहां पर ऐसा लगता है कि हम कहाँ फंस गए। आप नोएडा जैसे सेक्टर में, नोएडा के किसी भी सेक्टर में चले जाओ मेनली, ऐसा लगता है कि सीवेज लाइन ओपन कर रखी है। और नॉर्मली आपको पता है कि वहां पर कोई पर्सन नॉर्मल सांस ले रहा है तो ही और शी कंज्यूमिंग 132 सिगरेट्स ऑन अ डे। आप पियो ना पियो, आप ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हो। और यहाँ देखो, वो पागल नहीं है, वो वहां कमाते हैं और यहाँ आके खर्च कर देते हैं।
तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस मैटर करती है, और कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास दिया हुआ ये मैटर करता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो यही रीजन है कि एनसीईआरटी में भी हमने इसे इंक्लूड किया है कि पॉवर्टी में हमारे देखने में कि नेशन डेवलप्ड है या नहीं है, हमने हैप्पीनेस को भी इंक्लूड किया है। गॉट इट? इसमें आगे इंक्लूड कीजिए। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंक्स 149 कंट्रीज। द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंक 149 countries by how happy their citizen by how happy their citizen perceives themselves to be, by how happy their citizens perceive themselves to be। वहां के सिटीजन कितने ज्यादा खुश हैं, वो अपने आप को किस लेवल पर रखते हैं, इट इज वन ऑफ द इंडिकेटर। ओके, लिख लीजिए। इंडिया रैंक 126 आउट ऑफ 149 इन 2023। रिसेंट डेटा नहीं आया है, ये प्रीवियस डेटा है हमारे पास। ओके, लिखिए। द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन पूलिंग। The ranking was based on pooling six variables. Was pooling six variables. First is purchasing power parity. Purchasing power parity. Okay, एक चीज याद रखिएगा, purchasing power parity is nothing but the GDP per capita. Okay, लाइक हमारे पास कितना ओवरऑल पैसा आ रहा है, जीडीपी वीडीपी मुझे अभी नेक्स्ट चैप्टर में समझाना है, यहाँ पर जस्ट एक इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो पूरी देश की जितनी भी इनकम है, जीडीपी है हमारे पास, उसको हम टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जीडीपी पर कैपिटा आएगा। मतलब पर पर्सन के पास लगभग लगभग कितना अमाउंट होना चाहिए या कितना है, वो हमारे पास रेशियो आ जाएगा। अब उसको खर्च करने की, वो पैसा खर्च करने की क्षमता कहलाती है परचेजिंग पावर पैरिटी। लेकिन जस्ट बिकॉज मैंने जैसे अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडियन इकोनॉमी का बेसिक फीचर है इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अभी मैंने बताया था अभी आपको कि अडानी जी एक दिन का 1600 करोड़ कमा रहे हैं, और आप कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। समझ रहे हो ना? तो अब अगर आप जीडीपी पर कैपिटा निकालते हो तो उसमें अडानी जी की भी इनकम इंक्रीज काउंट हो रही है, और आपकी जो नहीं कमा रहे हैं उनकी भी इनकम इंट्रोड्यूस हो रही है। दैट सिंपली मीन्स वो 16,000 करोड़, 1600 करोड़, एंड यहां से 0 0 0 0 0, ये सब कुछ ऐड होने के बाद टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड होगा, देन जो नंबर आएगा डेट इज जीडीपी पर कैपिटा, एंड डेट इज ऑल्सो नोन एज परचेजिंग पावर पैरिटी, कि आप कितना खर्च कर सकते हैं और कितना उसमें से खर्च कर रहे हैं। डेट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। गॉट इट? लिखिए इसमें आगे। तो इसको पीपीपी के आगे लिख लीजिएगा, जीडीपी पर कैपिटा लिख लिया। सेकेंड इज सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट। थर्ड इज healthy life expectancy at birth. Healthy life expectancy at birth. Next, freedom to make life choice. Freedom to make life choice. ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, लाइफ चॉइस, फ्रीडम, आपको मैंने इससे पहले भी गवर्नेंस वाले पार्ट में भी लिखवाई थी ये चीज। ये वर्ल्ड लेवल में 1980s के बाद से इंट्रोड्यूस हुआ। अब एक छोटा सा रीजन समझिएगा ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ। हम बात करते हैं 1960s की, वर्ल्ड लेवल की इकोनॉमी को जरा ध्यान में रखिएगा। यहां पर अभी तक हमारे पास मेनली वॉर, यूएस वॉर कर रहा है, ठीक है, हमारे पास कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड भी चल रहा है, और यूएस जैसी इकोनॉमी, फ्रांस जैसी इकोनॉमी, ब्रिटेन जैसी इकोनॉमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्राइसिस से भी अपलिफ्ट हो चुकी है। अब उनके पास मार्केट नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए। आप समझिए, जिसके घर में ऑलरेडी दो टीवी हैं, कंपनी उसको क्या बेच सकती है? टीवी नहीं बेच सकती। तो अब कंपनी अपना अगर मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देगी तो कंट्री की जीडीपी बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी।
कंट्री की नेट नेशनल इनकम इंक्रीज ही नहीं करेगी। तो वर्ल्ड लेवल पर उस टाइम पे मार्केट को एक्सप्लोर किया गया 60s में 70s में। ये रीजन है कि उस टाइम पे मिन्नाओ ब्रुक कॉन्फ्रेंस होती है यूएसए में। वहां पर वो बोला जाता है कि हमें अगर एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं तो जो जो देश क्लोज्ड इकोनॉमी है, अभी अभी मैं आपको क्लोज्ड इकोनॉमी समझा चुका हूं, तो उन क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा और वहां पर हमें अपने प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहां पे जब भी हम बात करते हैं पीपल चॉइस अप्रोच की, हमारे पास बहुत ज्यादा चॉइसेस आ जाती हैं। वो हमारे पास 1980s के बाद आने इंक्लूड होती हैं। आप देखिए, हमने मारुति सुजुकी इंडिया में पहली बार हमारे पास राजीव गांधी के टाइम पीरियड पर आई है। उससे पे हमने उस टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं किए हैं, बट स्टिल मारुति इंडिया में आ चुका है। इसका क्या मतलब है कि वर्ल्ड लेवल पे ऐसी क्राइसिस चल रही है कि उनके यहाँ मार्केट खत्म हो चुका है, तो वो अपने माल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ना चाहते हुए भी अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन करना पड़ रहा है। गॉट इट। यही रीजन है कि देखो कंप्यूटराइजेशन एलपीजी से पहले हो चुका है। एलपीजी रिफॉर्म्स होते हैं 1991 में, कंप्यूटराइजेशन होता है हमारे पास अगेन राजीव गांधी के टाइम पीरियड पे 87 86 87 88। ये टाइम पीरियड था जब हमारे पास ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है कंप्यूटराइजेशन के टोटली अगेंस्ट में थी। और आज भी वही बीजेपी गवर्नमेंट है जो बोलती है कि सिर्फ और सिर्फ डिजिटली होना चाहिए सब कुछ। दो बिल्कुल एक्सट्रीम पोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो लीव इट। लिखिए नेक्स्ट इज जेनरोसिटी। जेनरोसिटी। नेक्स्ट इज perception of corruption। perception of corruption। डन। नेक्स्ट लिखिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। देखो, समझना जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स का सिंपल सा फंडा है कि जेंडर्स आर इंपॉर्टेंट। सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम इसको सिर्फ 3 स्पेयर्स में देखने वाले हैं। एनसीईआरटी में इसके ऊपर जो ज्यादा बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया है। क्वेश्चन आज तक इससे अराइज नहीं हुआ है। क्वेश्चन अभी तक 3 से अराइज हुआ था जो मैं ऊपर आपको लिखवा चुका हूं। इसके अलावा हंगर इंडेक्स से हुआ है। इससे अभी तक एज सच कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ है, बट स्टिल एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको देखना पड़ेगा। लिखिए इसमें इट मेजर्स द जेंडर इनइक्वालिटी। इट मेजर्स द जेंडर इनइक्वालिटी in three important aspect in three important in three important aspect first is reproductive health। reproductive health measured by maternal mortality rate। reproductive health measured by maternal mortality rate। I think maternal mortality rate, you are aware about this। बच्चे को प्रसव करवाते समय जब माँ का देहांत हो जाता है तो उस समय को, मतलब उस कंडीशन को मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोला जाता है। इट इज कैलकुलेटेड फॉर फॉर अपॉन 1000। मतलब लाइक इफ 4 वुमेन्स अगर डिमाइस हुई हैं तो 4/1000 की कैटेगरी में डाला जाता है। डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये रेट हमेशा पॉइंट्स में रहता है। डेवलपिंग इकोनॉमीज में ये रेट 0 to 5 की कैटेगरी में रहता है। परसेंट की बात कर रहा हूं मैं। और लीस्ट डेवलप में ये रेट 30% तक पहुंच जाता है। एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ, इंडियन आर्मी की आप देखिए अभी भी जो एज है, अब तो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर दिया उन्होंने। इंडियन आर्मी की जो अभी रिसेंट एज थी, हवलदार को रिटायर करने की जो एज है डेट इज 44 अराउंड। सूबेदार को जो रिटायर करने की एज है डेट इज 48 अराउंड। नायक को जो रिटायर करने की एज है इट इज 38 37 अराउंड। जो मतलब एज जो है आप देख रहे हो कितनी कम एज में इनको रिटायरमेंट मिल रहा है। वाई?
क्योंकि ब्रिटिश टाइम पीरियड पे अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो जर्नल एज थी, जो एवरेज एज थी ह्यूमन की इंडिया में, इट इज नॉट मोर देन 52 और 53। तो एक जब जर्नल वुमेन मतलब जर्नल एक एवरेज पर्सन इतना जीता है, तो उसकी वजह से जो हर जगह रेट ऑफ एज है उसको रिड्यूस करके रखा गया। लेकिन आज के टाइम पीरियड पे क्या है, अगर मैं बात करता हूँ 2011 सेंसेक्स की, तो एवरेज एज फॉर द मेल इज 67 ईयर्स एंड फॉर फीमेल इट इज 68 ईयर्स। और मैं अभी रिसेंट डेटा की मैं बात करता हूं तो द एवरेज एज फॉर द मेल इज 72 ईयर्स एंड फॉर द फीमेल इज 73 ईयर्स। वुमेन्स की 1 साल ज्यादा ही रहती है, 1 डेढ़ साल। रीजन आप लोगों को पता है, ठीक है। ये मत सोचना कि औरतें जीने नहीं देती, और भी रीजंस हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना कि क्यों हर जगह बिल लाए जा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में एज को इंक्रीज किया जाए। अगर बाय चांस क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि क्यों ये बिल आ रहे हैं कि हर जगह एज को इंक्रीज करने की बात की जा रही है जबकि हमारे पास पॉपुलेशन बहुत है, तो एज को डिक्रीज करना चाहिए। नहीं, उस टाइम पे हमारे पास क्या था, रेट जो एवरेज एज था वो अब इंक्रीज कर रहा है हमारे यहाँ। आप यूएसए में देखिए, आप जापान में देखिए। यूएसए में पर्सन 60 एज, सॉरी जापान में पर्सन 60 की एज तक एक चाइल्ड माइंड माना जाता है। 60 जो हमारे यहाँ रिटायरमेंट की एज है, वहां पर वो बिजनेस स्टार्ट करने की एज है। जापान की मैं बात कर रहा हूँ। सेम इन द केस ऑफ यूएसए। यूएसए में एक पर्सन को नॉर्मल माना जाता है कि 50 साल तक ये एक्सपीरियंस कलेक्ट करेगा, 50 ईयर्स तक, और आफ्टर 50 ईयर्स ये कंपनी को रन करेगा। जैसे हमारे पास रतन टाटा जी बोलते भी हैं कि उनको बचपन से एक ही चीज बोली गई, जब तक तुम 35 साल तक किसी भी इंडस्ट्री में वर्क नहीं कर लेते, आपको बोलने का अधिकार नहीं है। सेम कंडीशंस। चलो छोड़ो, ये जेंडर इनक्वालिटी के साथ कहीं भी रिलाई नहीं करता, लेकिन बस मैंने बता दिया आपको। सेकंड लिखिए, इसी के अंदर इंक्लूड कीजिएगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेजर्ड बाय मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड एडोलेसेंस बर्थ रेट एंड एडोलेसेंस बर्थ रेट। नेक्स्ट इज employment measured by proportion of parliamentary seat, measured by proportion of parliamentary seat occupied by female, occupied by female, and proportion of adult female, and proportion of adult female and male aged 25, aged 25 years or older with at least with at least some secondary education. And next is economical status, economical status expressed as labor market participation, expressed as labor market participation and measured by labor force participation, labor force participation rate of female and male population, participation rate of female and male participation at the age of 15 years or older, at the age of 15 years 15 और ओल्डर। 50 साल से ऊपर तो क्या ही काम करेंगे यार। इंडियन वुमेन्स तो 40 के बाद होप छोड़ देती हैं। अरे, हर कोई लिज्जत पापड़ वाला नहीं होता है।
आपको पता है 1950s 60s के टाइम पे लिज्जत पापड़ स्टार्ट हुआ था विद द स्टार्टिंग ऑफ द थ्री वुमेन्स, तीन वुमेन्स के साथ। अब वो कंपनी हजारों करोड़ की है। और इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2017-18 में उन उन लेडी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। सेम फॉर द अमूल कंडीशन, मतलब अमूल की भी सेम कंडीशन है लिज्जत पापड़ वाली। और हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स की स्टोरी पढ़ी है? बांग्लादेश की कोई स्टोरी? एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करो, एनसीईआरटी बहुत अच्छी नॉलेज देती है आपको। तो एक आगा खान करके पर्सन थे, वो हमारे पास इकोनॉमी के ही प्रोफेसर थे, बट वो हमारे पास बांग्लादेश में थे। उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक स्टार्ट करवाया है 1976 में। 2004-5 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। आगा खान नाम याद रखिएगा उनका, ठीक है? कोऑपरेटिव बैंक्स की हिस्ट्री में गोल्डन नेम है ये। 1976 में उन्होंने पूरा का पूरा विस्कस साइकिल तोड़ा था। हम पॉवर्टी में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको एक कहानी लिखाऊंगा, एनसीईआरटी में ही कहानी है वो। तो उस पूरी की पूरी कहानी को कॉपी करके ले आऊंगा मैं, देखना आप उस चीज को, ठीक है? नेक्स्ट लिखिए, इंडिया रैंक 127, लास्ट पॉइंट है इसमें। इंडिया रैंक 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। लास्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। लास्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये 5 इंडेक्स दिए हुए थे एनसीईआरटी में, है तो बहुत, देखो बहुत है। ये चीज मैं आपको लास्ट में मिसलीनियस में बताऊंगा कि और कौन कौन से इंडेक्स हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे रिलीज करती हैं, और इंडिया की क्या रैंकिंग है। लेकिन जहां से क्वेश्चन फॉर्मुलेट होते हैं कि कौन कौन से इसमें डायमेंशंस हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं, वो ये 5 है मेनली। तो इन 5 के इंडिकेटर्स और डायमेंशंस आपको क्रैम्प करना है। स्पेशली पूछा जाता है कि क्या ये इंडिकेटर्स हैं। लाइक मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में आपके पास 10 इंडिकेटर्स हैं। उन 10 इंडिकेटर्स में से कोई भी इंडिकेटर उठा के बोलेगा क्या ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में था? समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन फॉर्मुलेट होंगे। मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे मैंने आपको पॉलिटी में पैटर्न दिखाया था, सेम मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। लिखिए इसमें, दिस इंडेक्स इज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय दिस इंडेक्स इज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ वेल्थ हंगर लाइफ। इट इज एनुअली इंडेक्स। It was first prepared in 2006. It was first prepared in 2006 and is published in every year and is published in every year in October. In 2023 edition, in 2023 edition marked the 18th 18th edition of Global Hunger Index। लिखिएगा, इसमें रैंक पहले लिख लीजिए आप। इंडिया रैंक इंडिया रैंक्स 111 out of 125 countries in 2023। देखो, गवर्नमेंट ने इसकी रैंकिंग नहीं पूछनी है इस साल, डैम श्योर है नहीं पूछनी है। रीजन बिहाइंड इज, हमारी गवर्नमेंट ने स्पेशली इसे नकारा है। स्पेशली हम बहुत वेरियस एंड वैलिड रीजन दिए हैं कि ये सिर्फ कुछ बस्तियों से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमारी पूरी कंट्री का यही है। सबसे पहला वैलिड रीजन तो यही दिया है, क्योंकि सबसे मेजर रीजन ये है कि 2022 में इंडिया की रैंक 107 थी। अब नेक्स्ट ईयर 2023 में इंडिया की रैंक 111 है। हम 4 पायदान खिसक गए हैं। बेटर करने के लिए नहीं, हम और ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में पहुंच गए हैं।
तो इंडियन गवर्नमेंट कोई भी ऐसी रैंकिंग को सपोर्ट नहीं करता है जिसमें हम वर्सन स्टेट में पहुंच रहे हैं, समझ रहे हो? और पेपर बनाने वाली भी गवर्नमेंट है, तो बहुत ज्यादा मेजर्स कंडीशंस है, सर्कमस्टांसेस हैं कि वो आपसे ये रैंकिंग नहीं पूछेगा इस साल, बट दिमाग में होना चाहिए। हाँ, 2022 की पूछ सकता है, दैट इज 107। 2023 की तो मतलब अमूमन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि हमारी रैंकिंग खराब हुई हो और गवर्नमेंट ने पूछ ली हो। उसकी पूछी जाती है जिसमें रैंकिंग बेस्ट होती है, बेटर होती है हमारी। गॉट इट? तो ये चीज याद रखिएगा, कंपेयर कीजिए पेपर्स को, ये हैक भी आपको मिल जाएगा। लिखिए, इट वॉज कैलकुलेटेड ऑन द फोर इंडिकेटर्स। It was calculated on the four indicators. First is undernourishment share of the population. Undernourishment share of the population with insufficient calorie intake. With insufficient calorie intake. अंडरनरिशमेंट का मतलब है आपको खाना तो मिल रहा है बट आपको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। इट इज सेम वर्ड लाइक अ हिडन हंगर। व्हाट डू यू मीन बाय हिडन हंगर? आपको खाना मिल रहा है बट आपको खाना मिल रहा है बट आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल रहे हैं, प्रोटीन नहीं मिल रहे हैं, न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। मतलब आप एक ही खाना रोज रोज खा रहे हो, लाइक आलू सबसे चीप मील होती है, सुबह शाम आलू, दिन रात आलू, जब मिले तब आलू, उसके अलावा कुछ नहीं। दैट सिंपली मीन्स आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज हिडन हंगर। तीन इंडिकेटर्स और जल्दी जल्दी लिखिए, फिर आपका टाइम हो चुका है। चाइल्ड वेस्टिंग शेयर ऑफ द चिल्ड्रन। वेस्टिंग शेयर ऐसा होता है कि एज बढ़ जाती है लेकिन आपका वेट और हाइट नहीं बढ़ता है, तो इट इज नोन एज वेस्टिंग। ठीक है, चाइल्ड वेस्टिंग शेयर ऑफ चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5। अंडर द एज ऑफ 5। डन। अच्छा, वेस्टिंग याद रखिएगा जिसमें आपका वेट भी नहीं बढ़ रहा है और वेट नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से आपकी हाइट बढ़ रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा, जिसमें वेट नहीं बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है नॉर्मली, वेस्टिंग। और दूसरा होता है स्टंटिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, जिसमें आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है बस आपका वेट बढ़ रहा है। ऐसा इंडिकेटर था नहीं है सच कोई, तो वो तो बेचारा अंडर नरिशमेंट वाली कैटेगरी में आ जाएगा। दोबारा सुनिए, एक है वेस्टिंग। वेस्टिंग में क्या है कि वेट कम है, हाइट सफिशिएंट है, मतलब बिल्कुल पतले दुबले सींक जैसे जो आपने देखे हैं बच्चे, वो आते हैं हमारे पास स्टंट वेस्टिंग में। दूसरा होता है स्टंटिंग, जो आपने देखे हैं फुटबॉल जैसे बच्चे जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है बट उनका वेट इंक्रीज कर रहा है, दैट्स इंक्लूडिंग स्टंटिंग। ठीक है, तो लिखिए, चाइल्ड स्टंटिंग शेयर ऑफ द चिल्ड्रंस अंडर द एज ऑफ 5। एंड लास्ट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी, अगेन यहां पर भी क्या है, अंडर द एज ऑफ 5। तो 5 साल से नीचे के बच्चे जिनको एक तरीके से बोला जाए कि अंडर न्यूट्रिशन मिल रहा है, या फिर इस तरीके से बोला जाए कि एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन मिल रहा है, या फिर मोर्टेलिटी उनकी मतलब जान चली जा रही है उनकी बिना खाए पिए की वजह से, अंडर नरिशमेंट हो रहा है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं हंगर इंडेक्स के ऊपर। आप यहाँ पर देखिए, कोई भी बड़े आदमी की बात नहीं करी गई है, यहाँ पे सिर्फ बच्चों की बात की गई है, और वो भी सिर्फ 5 साल से छोटे की बात की गई है। इनका जो क्राइटेरिया होता है वो 0 से 100 के ऊपर होता है। ठीक है, एक लाइन और लिख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द फोर इंडिकेटर, GHI determines, global hunger index determines hunger on 100-point scale. Hunger on 100-point scale, where 0 is the best possible score. Important है, where 0 is the best possible score. 0 means no hunger. Okay. Best possible score, and 100 is the worst. And 100 is the worst. That's all. So
जी फर्स्ट पॉइंट है कि खाना मिलता है लेकिन अपनी कैलोरी नहीं मिलती है। सर क्या ये चीज जो हमारी पॉवर्टी लाइन है उसको डिसाइड करने में यूज होती है? नहीं भैया, देखो ये 5 ईयर्स से छोटे वाले की बात की गई है बच्चों से, ठीक है। अब जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो वहां पर एक पर्सन कमाने वाला होता है। वहां पर क्या है कि रूरल इकोनॉमिक्स में 2400 कैलोरीज की बात की गई है, और जो हमारे पास अर्बन है कंट्री, अर्बन स्टेट्स हैं, वहां पर 2100 कैलोरीज की बात की गई है। तो वो डिफरेंट क्राइटेरिया है। यहाँ पर बच्चों की बात की जा रही है कि बच्चे कब भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। दुनिया में और कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पर भुखमरी का शिकार हो रहा है पर्सन, बच्चा, तो वहां के लिए क्राइटेरिया है। ये बहुत ही डिफरेंट बातें हैं, वो बिल्कुल भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो सी यू सून, सी यू टुमारो। बाकी आपको ये पीडीएफ मिल ही चुका है।